नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 9 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 9 का जो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का सबसे कम कार्यकाल था। तो ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल सबसे कम था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे कम था। इनका जो कार्यकाल था वो 1967 से 1969 मात्र 2 साल रहा था। सबसे कम कार्यकाल इनका था। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात की जाए तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति जो थे इनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो इनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और 1963 में 1963 की बात होती है। 1963 में इन्हें भारत रत्न से जो है वो जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पर और भी नाम जो है ऑप्शन में दिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो कल से हमारे बैचेस की एडमिशन शुरू हो रही है, जिस पे हम कोर्स आपके बीच जो है लॉन्च कर देंगे। कल एक वीडियो आपके बीच आएगी और उस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। उस वीडियो का आप जरूर वेट करें और इस नंबर से आप जरूर कॉन्टैक्ट कर ले अगर आप भी अपना एचपी टेट जून में क्वालिफाई करना चाहते हो। 7876145409 लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज आपके लिए रहने वाली है। जो चीज़ आप लाइव नहीं देख पाते वो रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हैं। फीस जो है वो मात्र हमारी 499 रुपये है। आप कहीं भी इसको सेंड कर सकते हैं हमारे नंबर पे। ऑप्शन में और भी बहुत सारे नाम दिए, तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल हो जाइए और अपनी सीट बुक कर ले, क्योंकि 5 फरवरी से क्लासेस शुरू होने वाली है। लास्ट ईयर जो नवंबर में हमारा रिजल्ट रहा था 289 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई हुए थे। उसी प्रकार ज्ञानी जैल सिंह ऑप्शन में दिया है। अब ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? जिस प्रकार आपने पढ़ा कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उसी प्रकार अगर ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे और पहले सिख राष्ट्रपति। याद रखना, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? पंजाब से संबंध रखते थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। नीलम संजीव रेड्डी, देखिए नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। अगर मैं इनके कार्यकाल एक बार पूछा गया था 1977 से 1982 के बीच में ये भारत के जो है वो राष्ट्रपति रहते हैं, इस बात को आपने याद रखना। और ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी जिनको सर्वसम्मति से चुना गया था। सर्वसम्मति मतलब कि निर्विरोध चुना गया था। तो याद रखना, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनको सर्वसम्मति से चुना गया था, तो इनका नाम नीलम संजीव रेड्डी था। भारत के 6ठे नंबर के थे। ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर के थे। जाकिर हुसैन 3रे नंबर के थे। एक नाम आपको नीचे दिख रहा है और ये नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगर बात की जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की, तो ये भारत के 2रे राष्ट्रपति थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके जन्म दिवस पे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, इनका जो जन्म है वो 5 सितंबर को हुआ था। और 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, सारी बातें आपको परीक्षाओं में नंबर देके जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद इस किस नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद ओरिएंटल जो कॉलेज है इसे बाद में जो है किस नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है, देखो टेट परीक्षा भी बहुत ही अच्छे लेवल की अब होगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अब रिजल्ट जो है वो टेट परीक्षा का 30% से ऊपर नहीं जाता है। अब बाकी 70% लोग कहाँ रहते हैं, वो मेहनत नहीं कर पाते हैं। इसलिए टाइम से मेहनत कीजिए। हमारे बैचेस को देखिए, मेरे वीडियोज़ को लगातार देखिए। अगर आप इन वीडियोज़ को भी देखते हैं और अपनी भी आपकी अच्छी खासी तैयारी है, चाहे मुझसे भी बैच ना ले आप फिर भी जो है वो आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से जो है वो बैच लेने से बस आपके अंदर क्या है, कंटिन्यूटी रहती है कि हमेशा पढ़ना है और कंटेंट अच्छा मिलता है। हमारे द्वारा वहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट आपको जो वहाँ पे करवाए जाते हैं, उसलिए मैं आपको बैच के लिए जो है वो बोल रहा हूँ कि आप बैच भी ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेना चाहते तो आप हमारी यूट्यूब वीडियोज़ को देख के भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी तैयारी खुद की भी अच्छी और थोड़ा बहुत आपको वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन भैया आपको याद रखना है कि 1921 में, कब भैया 1921 में जो है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 20-21 के दिसंबर 20 और 21 के बीच की बात होती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका नाम जो है वो बदल दिया जाता है। तो कब बदला था? तो 1920-21। कोई भी ऑप्शन में एक आएगा, दोनों नहीं आएगा। इस बात को आपने याद रखना है। और इसका नाम जो है वो बाद में 1920 में क्या हो जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो जाता है।
देखिए भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है और भारत में जिस प्रकार सबसे पहले जो आधुनिक विश्वविद्यालय अगर मैं कहूँ, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालय की जो स्थापना भारत में हुई थी वो 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857 में हुई थी। चाहे आपका मद्रास विश्वविद्यालय है, कलकत्ता विश्वविद्यालय है, आपका बम्बई विश्वविद्यालय है, इन सभी विश्वविद्यालय की जो स्थापना भारत में होती है वो 1857 में होती है। जी हाँ बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और अगर बात की जाए कानपुर में जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका जो नेतृत्व किया था वो भैया नाना साहेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन में और भी बहुत सारे नाम हैं और ऑप्शन को करवाना हमारा कार्य है। नाना साहेब ने तो भाई कानपुर से 1857 की जो संग्राम हुआ था, क्रांति हुई थी, उसका लीड किया था। लेकिन तात्या टोपे ने कहाँ से किया था आपको पता होना चाहिए। तो तात्या टोपे के द्वारा ग्वालियर से लीड किया गया था। उसी प्रकार लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इनको कहा जाता है, तो इन्होंने झांसी से लीड किया था। वीर कुंवर सिंह की बात करें तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है वो कानपुर बिहार से लीड किया गया था। अगर उसी प्रकार अगर मैं गोरखपुर जो यूपी में है वहाँ से किसने लीड किया था? तो गोरखपुर से गजादर ने लीड किया था। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से जो लीड किया था वो किया था बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने जो है वो कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। इलाहाबाद से किया था लियाकत अली खान। किसने किया था? लियाकत अली खान ने इलाहाबाद से किया था, इस बात को आप याद रखें। दिल्ली से किया था बख्त खान, बहादुर शाह जफर ने इनको है लीड करने के लिए आगे किया था बख्त खान को, जनरल बख्त खान। इलाहाबाद से लियाकत अली खान। तो गजादर ने किया था गोरखपुर से। मेरठ से किया था कदम सिंह। भाई करम सिंह नहीं है क्या, कदम सिंह। तो ये भी आपको याद है, कदम सिंह ने कहाँ से किया था? तो इन्होंने मेरठ से किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। उसी प्रकार अगर मैं 1857 की क्रांति की बात करता हूँ, भाई 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति और वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? बिहार से। 1857 की जो क्रांति उसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? सीधा डेट भी कभी पूछी जाती है तो 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? मेरठ से। तो मेरठ से इसकी शुरुआत होती है, इस बात को आपने याद रखना है। इसको मेरठ की क्रांति भी कहा जाता है। और जो 1857 की जो स्वाधीनता का जो प्रतीक माना जाता था वो क्या माना जाता था? तो 1857 की जो स्वाधीनता का जो प्रतीक है वो कमल और रोटी। क्या माना जाता था? कमल और रोटी। ये क्वेश्चन भी टेट में बहुत बार आया है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन छोड़े नहीं भाई, इन क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखें कि जो 1857 की जो स्वाधीनता हुई थी भाई, इसका जो प्रतीक था वो क्या था? कमल और रोटी था। ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब जो पहला सिपाही था वो था भाई मंगल पांडे, जो शहीद हुआ था तो वो था मंगल पांडे। और ये कौन से, ये जो टेट परीक्षा में बहुत बार आता है, किस पलटन से थी ये अंग्रेजी? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। जी हाँ बिल्कुल। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंध थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंध रखते थे, इस बात को आपने याद रखना। और अगर 1857 की क्रांति जो जहाँ पे समाप्ति कहाँ पर हुई थी, तो इसकी समाप्ति भी भाई ग्वालियर से हुई थी, जहाँ पर तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। और 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। तो अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन से हम इतना ही सीखते हैं। बहुत ही अच्छा, हमने बहुत सारी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में सीखी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ऋग्वेद की बात हो रही है और ऋग्वेद में जो पुरंदर है वो किसको कहा जाता था? तो पुरंदर जो शब्द है वो इंद्र के लिए जो है वो कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन में तो और भी बहुत सारे देवता दिए, लेकिन पहले इंद्र भगवान के बारे में ही बात कर लेते हैं। इंद्र को जो है वो ऋग्वेद का जो है वो प्रमुख देवता और सर्वाधिक प्रिय देवता माना जाता था। इंद्र को ही वर्षा का देवता और युद्ध का देवता भी माना जाता था। तो ये भी याद रखना है कि ऋग्वेद में वर्षा, ऋग्वेदी कार्यों का जो वर्षा एवं युद्ध का देवता कौन था? तो याद रखना वो भी भाई कौन था? वो भी ऋग्वेदी काल में वो भी इंद्र ही था, वर्षा और युद्ध का देवता भी। सोम कहाँ के देवता थे? तो सोम जो है वो जंगल के देवता थे। तो याद रखना जंगल के देवता किसे माना जाता था? सोम को। सोम जो है ऋग्वेदी काल में जंगल के देवता थे। वरुण जो है वो वायु के देवता थे, ये भी आपको याद रखना है। अग्नि की अगर मैं बात करूँ तो अग्नि जो है वो कहाँ के? तो अग्नि तो भाई अग्नि माता तो आग की जो है देवता थी, इस बात को आपने याद रखना है। भाई एक देवता और है, उनका नाम है मारुत। मारुत किस चीज़ के देवता थे? तो अगर मारुत की बात करूँ तो मारुत जो है वो तूफान के देवता। तो ऋग्वेदी काल में मारुत कैसे तूफान के देवता थे। सबसे ज़्यादा क्रोध वाले जो देवता ऋग्वेदी काल में थे वो थे रुद्र जो है वो सबसे अधिक क्रोध वाले देवता थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं ऋग्वेदिक आर्यों की बात करता हूँ तो ऋग्वेदिक काल आर्य जो थे उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। पशुपालन, तो ऋग्वेदिक कार्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। एसएसटी के ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखने हैं।
और गाय को क्या कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में? तो गाय को जो है वो अधन्य, क्या कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में? गाय को अधन्य। अधन्य का जो अर्थ है ना मारे जाने वाला पशु। तो भाई अधन्य का जो अर्थ आपने याद रखना है, अधन्य का अर्थ होता है ना मारे जाने वाला पशु, और गाय को जो है अधन्य शब्द से जो है और डिनोट किया जाता है, जाना जाता है। और देखिए नदियों का भी ऋग्वेदिक काल में जो नदी सूक्त है उसमें नदियों का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन उससे पहले जो सर्वाधिक प्रिय पशु जो ऋग्वेदिक काल में था वो कौन सा था? तो था पशु। पशु जो था वो था घोड़ा। क्या था भाई? घोड़ा। घोड़ा जो है वो सर्वाधिक, हॉर्स जो है सब सर्वाधिक प्रिय पशु था, इस बात को आपने याद रखना। और सरस्वती जो है वो सबसे पवित्र नदी थी। क्या क्या बोलेंगे? सरस्वती जो है वो सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वेदिक कार्यों की, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करूं गंगा नदी का, तो गंगा नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेदिक काल में वो 3 बार किया गया है, और सिंधु नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेदिक काल में वो सर्वाधिक बार किया गया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि सर्वाधिक बार जो उल्लेख होता है वो किस नदी का हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। गंगा का कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। सबसे पवित्र जो नदी ऋग्वेदिक काल की थी वो कौन सी थी? सरस्वती थी। क्वेश्चन हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन कितने बार आप याद रख सकते हो। उसी प्रकार टेट परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो टेट परीक्षाओं में ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, और सबसे जो पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है। कौन सा भाई? मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण। और सबसे, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वेदांग, वेदांग से पहले उपनिषद भी देख लेते हैं। तो उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है। और एक बार टेट में आता है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है टेट परीक्षाओं में कि जो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरुओं के समीप बैठना। तो गुरुओं के समीप बैठना उपनिषद शब्द का एक शाब्दिक अर्थ है। और अगर बात की जाए वेदांग, मैं बोल रहा था वेदांग जो है वो 6 है, तो वेदांगों की संख्या 6 है, ये भी आप याद रखें। और वेदों की जो संख्या है वो 4 है। हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पुराण 18 है, सबसे बड़ा पुराण मत्स्य पुराण है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब टेट परीक्षाओं में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो एक मुंडको उपनिषद है, वहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए भाई। ये क्वेश्चन जो है आपको परीक्षाओं में नंबर दिला के जाएंगे, और नंबर तभी आपके आएंगे जब आप खुद भी जो है एफर्ट्स मारेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में जो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट बच्चों को कहाँ पे रहता है? डाउट बच्चों को वहाँ पे आ जाता है कि जो पार्लियामेंट होता है उसका जो जॉइंट सेशन है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है। अगर प्रेजाइड्स की बात करते हैं, प्रेजाइड्स तो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन भाई अगर बात करते हैं जॉइंट सेशन को बुलाने की, जो संसद के जो 2 सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनको जो बुलाते हैं वो कौन बुलाता है? तो ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इनको बुलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति इनको बुलाता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और भारत का जो अनुच्छेद नंबर, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 108 है वो संसद की संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति कौन है, ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। और ये तो भाई फ्री के नंबर होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं तो मैं इनको फ्री के नंबर मानता हूँ, क्योंकि ये कोई टफ बात नहीं है। और भारत की जो राष्ट्रपति का जो जिक्र है द्रौपदी मुर्मू है, और पहली आदिवासी महिला है, संथाल जनजाति से संबंधित है। अगर टेट परीक्षाओं में कभी कभार ऐसे बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। सर हमें पता ही नहीं था कि संथाल जनजाति से, संथाल एक आदिवासी जनजाति उड़ीसा की है। तो आपको पता रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले आपके लिए। अगर मैं भारत के राष्ट्रपति की बात करता हूँ तो जो भारत की जो राष्ट्रपति है इनका ये 52 से 61 अनुच्छेद नंबर 52 से 61 जो है ये कार्य करते हैं। इस बात को आपने याद रखना। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बेसिक क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में आता है। मैं बेसिक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि भारत का जो प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये भी क्वेश्चन आता है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होता है हमारे देश का, वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव जो यूनियन होती है, कार्यपालिका होती है, उसका भी क्या होता है? नामात्र का प्रमुख होता है, लेकिन नामात्र का होता है। लेकिन अगर वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वास्तविक प्रमुख जो है कार्यपालिका का कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से
भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत के राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद नंबर 52 से 61 के बीच में होती है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद नंबर 52 बात करता है कि भारत में भाई एक ही राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 बोलता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऐसा। और अनुच्छेद 54 जो बोलता है वो क्या बोलता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का निर्वाचन, इस प्रकार आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति के लिए का जो चुनाव होता है, इनके लिए जो बोर्ड छोड़ता है वो लोकसभा, राज्यसभा प्लस आपने याद रखना है विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये जो है वो सभी बोर्ड छोड़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है। और अनुच्छेद 55 जैसे ये भी राष्ट्रपति के बारे में ये बात करता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन बाय प्रेसिडेंट। तो जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम एकल संक्रमण मत पद्धति जो है वो कहते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाता है। मतलब ईवीएम का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं किया जाता। और अगर मैं बात करता हूँ कि जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो बात की गई अनुच्छेद नंबर 56 में। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है, मात्र 5 वर्ष जो है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अपने मान लो कि उसने आज शपथ ली है तो 5 साल तक वो रह सकेगा, उसके बाद उसको अपने पद के लिए छोड़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 57 बोलता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति बना जा सकता है। अब भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो 2-2 बार राष्ट्रपति रहे, तो एकमात्र राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 57 यही बोलता है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद आप दोबारा भी राष्ट्रपति बनते हैं। 58 में इसकी योग्यताओं की बात की गई कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये बात की गई है। 59 में फिर वही है, जमानत राशि कितनी देनी है, पद के लिए क्या क्या यहाँ पर जो है वो शर्तें हैं। और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखो हर एक बात इंपॉर्टेंट होती है, परीक्षाओं के लिए हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैंने इतने सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति के गिना दिए, सारे के सारा मैंने यहीं पे बता दिया। और अनुच्छेद नंबर 61 जो है वो किसकी बात करता है, तो अनुच्छेद नंबर 61 जो बात करता है वो किसकी बात करता है, तो अनुच्छेद नंबर 61 जो बात करता है वो करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, संसद। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसकी पूरी प्रक्रिया अभी बहुत ज़्यादा हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, तो अगले क्वेश्चन पे हम देखेंगे। अगर भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। कौन है भाई, जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। स्पीकर जो है वो ओम बिरला है और दोबारा ये जो है वो स्पीकर के रूप में चुने गए हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और प्राइम मिनिस्टर आप जानते हो बहुत समय से एक ही नाम चला आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी। तीसरे बार लगातार भारत के ऐसे दूसरे व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू के बाद जो लगातार दूसरे बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को आपने याद रखना है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है परीक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विस्मार्क कौन था, तो भारत का जो विस्मार्क था वो था सरदार पटेल। सरदार पटेल जी जो है वो कौन थे, भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाते थे। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। ये दोनों बातें आपको याद रखनी, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। इन्हें भारत का आयरन मैन, लोह पुरुष, जी हाँ, भारत में लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत में जो है लोह पुरुष के नाम से भी सरदार पटेल को ही जाना जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है वो भारत के बिस्मार्क सरदार पटेल के द्वारा दिया गया था। और उसी प्रकार ऑप्शन में गोखले दिया है। अगर मैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करता हूँ और इनके अगर सरदार पटेल की जन्म की बात करें तो 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ है और इनके जन्म के ऊपर एक जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले दिया है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। उसी प्रकार एनी बेसेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, कब बनी थी, 1917 में बनी थी। तो आज के लिए हम इतना ही यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप जरूर प्यार दें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री गुरु महाराज, जय माठारी, हर हर महादेव।